हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपने स्टडी किया था विलेयता और अपने दो टाइप की विलेयता देखी थी। एक तो गैस की द्रव में विलेयता और एक ठोस की द्रव में विलेयता। अभी जैसे अगर अपनी बात करते हैं थर्ड टाइप की विलेयता, मतलब द्रव विलयन कैसे बनेगा। अब देखो, द्रव को द्रव के अंदर जब अपने घोलते हैं तो द्रव विलयन तो बन ही जाता है। तो इसमें अपने जो द्रव विलयन है इसकी विलेयता को स्टडी नहीं करेंगे, अपने इसके अंदर पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वाष्प दाब। क्या पढ़ेंगे? वाष्प दाब पढ़ेंगे। देखो वाष्प दाब क्या होता है। अपने एक पात्र लिया, इसके अंदर द्रव भर दिया, इसके अंदर क्या भर दिया? एक कोई भी द्रव। और इस द्रव की खास बात क्या है? ये वाष्पशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब ये है कि जब अपने इस द्रव को रख देते हैं किसी भी बर्तन में, किसी पात्र के अंदर, अगर वो जो खुला है तो काफ़ी समय बाद जब अपने देखेंगे तो ये जो धीरे धीरे है वो रूम टेम्परेचर पर ही किस में परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और उसका लेवल धीरे धीरे कम आने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब ये जो द्रव है वो बिल्कुल अपना जो पात्र है वो खाली हो जाता है। अब देखो क्या करना है, अपने पात्र को कर दिया बंद। पात्र को क्या कर दिया? बंद। तो जैसे कि अपने पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पर दो टाइप की घटनाएं घटेंगी। ये जो द्रव है ये वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा वाष्प में बदलेगा। कौन सी प्रक्रिया होगी? वाष्पीकरण। मतलब ये जो द्रव है इसकी क्या बन जाएगी? यहाँ पर वाष्प बन जाएगी। अब यहाँ पर अपने पहले एक टॉपिक स्टडी कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान है तो विलेयता के अंदर, और विलेयता में अपनों ने ये टॉपिक पढ़ा था कि द्रव और गैस की विलेयता। अब अपने यहाँ पर विलेयता को स्टडी नहीं करेंगे, अपनी बात करते हैं कि द्रव जो होता है ना वो कौन सा प्रकृति का लिया। अगर अपने वाष्पशील का बंद पात्र के अंदर लिया है तो उसकी खुद की क्या बन जाती है? वाष्प या गैसीय अवस्था में वो आ जाता है। तो देखो ये कोई द्रव की जो अपने बात करते हैं कोई कण था, ये किस में परिवर्तित हो गया? इधर जा रहा है, मतलब तीर के निशान इंपॉर्टेंट है, इधर जा रहा है, मतलब कौन सी प्रक्रिया हो रही है? वाष्पन। कौन सी प्रक्रिया हो रही है? वाष्पन। और आपने एक समय ऐसा भी आएगा कि जब यहाँ पर वाष्प की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी तो जो वाष्प के कुछ कण हैं वो आपस में मिलेंगे और वापस किस में बदल जाएंगे? द्रव के अंदर। इस प्रक्रिया को अपने ने बोला था संघनन। क्या बोला था? संघनन बोला था। तो देखो अपने पढ़ रहे हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब मतलब वाष्पन। और जब संघनन की प्रक्रिया आपस के अंदर बराबर हो जाती है वो अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? साम्य अवस्था। और ये कैसे होती है? देखो जब स्टार्टिंग के अंदर अपने द्रव डाला और इसको रख दिया, पात्र क्या कर दिया? बंद। मतलब इसकी जो वाष्प बनेगी वो बाहर नहीं जानी चाहिए, इसकी जो वाष्प है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो देखो ये धीरे धीरे करके किस में परिवर्तित होगा? वाष्प में। मतलब पहले प्रक्रिया कौन सी चलेगी? वाष्पन की प्रक्रिया, उसकी मात्रा क्या होगी? ज़्यादा। और जब यहाँ पे अधिकतम क्या आ जाएगी? वाष्प आ जाएगी, या ये जो द्रव है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वाष्प में। तब यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी? संघनन की। जैसे संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो वाष्पन की क्रिया क्या होने लग जाएगी? धीरे। और संघनन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। और इस प्रक्रिया को अपने बोलते हैं साम्य अवस्था। ये जो साम्य अवस्था है इस पर वाष्पन और संघनन क्या होते हैं? आपस के अंदर बराबर होते हैं। अब देखो अपने पढ़ रहे हैं वाष्प दाब। तो ये जो वाष्प के कण हैं ये इधर इस सतह पे टकराएंगे, इस सतह पर भी टकराएंगे और इस सतह पर भी टकराएंगे। और ये जो है ये द्रव का सबसे ऊपरी सतह है। द्रव की क्या? सबसे ऊपरी सतह है। तो एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। कौन कौन सी प्रक्रियाओं को? ये जो अपनों ने वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया पढ़ी है इसको यहाँ से एक बार रफ करते हैं, साफ करते हैं। वाष्प दाब देखते हैं क्या है। तो देखो ये जो वाष्प के कण है, मैंने बताया यहाँ पर और यहाँ पर क्या डालेंगे? टकराएंगे तो दाब उत्पन्न होगा। परंतु वाष्प दाब किसे कहते हैं? ये कोई वाष्प का कण है, ये क्या करेगा? द्रव की सतह पर जो दाब डालेगा ना,
वाष्प का कण किसकी सतह पर, द्रव की सतह पर जो दाब डालेगा, इस प्रक्रिया को बोला जाता है वाष्प दाब। क्या बोला जाता है? वाष्प दाब। अगर अपने इसकी परिभाषा की बात करें तो देखो, अवस्था कौन सी है? साम्य अवस्था। कौन सी? साम्य अवस्था। चलो लिख लेते हैं अपने, साम्य अवस्था पर और निश्चित ताप पर। क्या होना चाहिए? निश्चित ताप पर। एक तो साम्य अवस्था की कंडीशन होनी चाहिए, मतलब वाष्पन और जो संघनन है वो आपस में प्रक्रिया क्या हो जाए? बराबर, और क्या हो? साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पर और निश्चित ताप पर जो द्रव है, द्रव की वाष्प द्वारा उसी द्रव की सतह पर डाला गया दाब, उसी द्रव की सतह पर डाला गया जो दाब है उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाष्प दाब कहते हैं। देखो क्या हुआ? वाष्प दाब। दोबारा से देखो, एक तो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? साम्य अवस्था, और एक क्या होना चाहिए? निश्चित ताप। ये जो दो चीज़ें फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो गैस की मात्रा फिर क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशन नहीं लेनी, एक फिक्स टेम्परेचर रखना है। निश्चित ताप पर द्रव की वाष्प, ये जो द्रव है वो किस में बदल रहा है? वाष्प में। और इसी वाष्प द्वारा, इसी द्रव की सतह पर, द्रव की वाष्प द्वारा उसी द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। अब इसके लिए अपने को कुछ रूल्स पढ़ने हैं, कुछ टेक्निक्स पढ़नी है, और एक नियम आता है। यहाँ पर एक शब्द यूज कर रहा हूँ मैं, राउल्ट का नियम। कौन सा नियम? राउल्ट का नियम। आपकी बुक में राउले भी लिखा हुआ मिल जाएगा, राउल मिल जाएगा, राउल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हो, राउले या राउल का नियम। राउले, देखो राउले, राउल या राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। ये कई नाम आपकी बुक्स के अंदर अपने को मिलेंगे। अब ये बने कैसे? देखो, RAOULTS, इंग्लिश का वर्ड ये है। अब इसको राउले बोल लो, राउल बोल लो, राउल्ट बोल लो, कैसे भी बोल लो। ठीक है, राउल्ट का नियम ये क्या है? इसको देखने के लिए अपने दो टाइप्स स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो यहीं पर बना लेते हैं। ये अपने ने एक विलायक लिया। ये क्या है? शुद्ध विलायक। क्या चीज़ है? शुद्ध विलायक। और इसकी अवस्था कौन सी है? वाष्पशील प्रवृत्ति है। शुद्ध विलायक लिया और ये क्या है? वाष्पशील। इससे क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। और यहाँ पर जो वाष्पशील इसकी प्रकृति है, इसके कारण ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? वाष्प में। और ये जो गैस है या ये जो वाष्प है, ये इसकी सतह पर दाब डालेगी। क्या डालेगी? सतह पर दाब डालेगी। और उस दाब को अपने बोलेंगे शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ये शुद्ध विलायक है तो इसका या विलायक का वाष्प दाब। और कौन सा? शुद्ध अवस्था में। इसको अपने नोट करेंगे P0A से। किससे दर्शाएंगे? P0A क्या चीज़ है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और विलायक कौन सा होना चाहिए? वाष्पशील। कौन सा होना चाहिए? वाष्पशील। तो यहाँ पर ये जो दाब डाला जा रहा है ये क्या है? P0A। जब अपने इसके अंदर विलय मिलाते हैं, जब अपने इसके अंदर क्या मिलाते हैं? विलय मिलाते हैं। ये भी विलय है। और ये जो विलय है इसकी प्रकृति भी कौन सी है? वाष्पशील। और शुद्ध विलायक की प्रकृति भी कौन सी है? वाष्पशील। अब इसके जो वाष्प है वो इसकी सतह पर दाब डालेगी और इसे, इस दाब को बोलेंगे अपने, क्या बोला जाएगा? P0B। यहाँ लिख लेते हैं विलय का वाष्प दाब। विलय का वाष्प दाब क्या बोलेंगे उसको? P0
बी। तो देखो अपने दो चीज़ नोट किया अभी, पी नोट ए क्या चीज़ है, ये जो विलायक है अभी इसके अंदर विलेय मिलाया नहीं है, इसका वाष्प दाब, और ये क्या चीज़ है, विलेय, इसका वाष्प दाब। दो टाइप के अपने पास अपना द्रव लिए हुए हैं, ये भी द्रव है और ये भी द्रव है, क्योंकि अपने क्या पढ़ रहे हैं, द्रव, द्रव विलयन और उसका वाष्प दाब। अब अपने बनाएंगे इससे विलयन, क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। जब दोनों को आपस के अंदर मिला दिया जाएगा और क्या बनेगा, विलयन बनेगा। अब ये जो विलयन है इसको भी अपने बंद पात्र में रखेंगे, और अब ये जो शुद्ध विलायक था इसको किससे माना अपनों ने, ए से, और विलेय को किससे माना, बी से। शुद्ध विलय को किससे माना, ए से, और विलेय को किससे माना अपने ने, बी से। तो देखो ये जब दोनों मिला लिया, अब यहाँ पर इन दोनों की क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। मतलब यहाँ पर अपने पास क्या क्या है, ए प्लस बी, और ये क्या बन गया, विलयन। क्या बन गया, ये विलयन। अब ये जो विलयन बना है इसकी भी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, और वो जो वाष्प है वो भी द्रव की सतह पर क्या डालेगी, दाब डालेगी। अब दोनों विलयनों को दोनों पदार्थों को या दोनों द्रवों को आपस के अंदर मिला दिया, तो यहाँ पर जो दाब लगेगा ना, यहाँ पर क्या लगेगा, जो दाब लगेगा उसको बोलेंगे अपने आंशिक वाष्प दाब। क्या बोलेंगे, आंशिक वाष्प दाब। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अपने एक लास्ट लेक्चर के अंदर एक नियम पढ़ा था, डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम थोड़ा सा क्या बता देता हूँ, एक कोई बंद पात्र लिया, उसमें 3 टाइप की गैसें ली थी, तो उसके द्वारा जो दाब लग रहा था उसको क्या बोला गया था, आंशिक वाष्प दाब। क्योंकि यहाँ पर ए और बी जो है दोनों टाइप की किस में परिवर्तित हो जाएंगी, पदार्थ, दोनों टाइप के पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाएंगे, वाष्प में, और दोनों टाइप के ही जो वाष्प है वो इसकी सतह पर क्या डालेगी, दाब डालेगी। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ए का आंशिक दाब, आंशिक दाब क्या लिखेंगे अपने, उससे डिनोट करेंगे पी ए से। बी का आंशिक दाब, आंशिक दाब उसे डिनोट करेंगे पी बी से। अब यहाँ पर देखो, आपको अगर ये कहा जाए ए की मोल भिन्न, क्या लिखा आप लोगों ने, एक्स ए, मोल भिन्न को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ए की मोल भिन्न एक्स ए, और बी की मोल भिन्न अपने किस से दर्शा सकते हैं, एक्स बी से। ठीक है। अब ये जो अपने राउल्ट का नियम पढ़ रहे हैं इसके अपने 2 कंडीशंस देखनी है। अब देखो यहाँ पर अपनों ने क्या पढ़ा, शुद्ध विलायक वो भी कौन सी अवस्था में है, वाष्पशील में, और शुद्ध विलेय वो भी कौन सी अवस्था में है, वाष्पशील। तो ये जो राउल्ट का नियम है ना, ये वाष्पशील विलेय के लिए है। किसके लिए, वाष्पशील विलेय के लिए, वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। तो देखो अब यहाँ पर ए का आंशिक दाब क्या है, पी ए, बी का आंशिक दाब क्या है, पी बी, ए की मोल भिन्न क्या है, एक्स ए, और बी की मोल भिन्न क्या है, एक्स बी। अब यहाँ पर अपनों ने इसको आंशिक दाब इसलिए बताया क्योंकि अगर जिसके मोल ज़्यादा होंगे, आपको पता है उसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी, अगर वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वो यहाँ पर दाब भी क्या डालेगी, ज़्यादा डालेगी। तो यहाँ पर एक संबंध आता है, और वो क्या होता है, वो ये होता है, देखो पी ए समानुपाती एक्स ए, पी ए समानुपाती एक्स ए, और पी बी समानुपाती एक्स बी। जब समानुपाती का निशान हटाते हैं, पी ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये लगेगा, ये क्या है, पी नोट ए एक्स ए, और जब पी बी यहाँ से समानुपाती का निशान हटाते हैं तो पी नोट बी एक्स बी ये लगता है। तो यहाँ पर अपने पास देखो 2 टाइप की समीकरण आ गई। अब अगर अपने बात करें कि भाई राउल्ट का नियम क्या है, तो राउल्ट का नियम द्रव द्रव विलयन के लिए है, सबसे पहली तो बात ये, और किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ये अपने पढ़ लिया। क्या कि यहाँ पर देखो किसी वाष्पशील अवयव है, अवयव ही लेना है अपनों, ए बी कुछ भी मान लो थे, किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, और ये अवयव बी का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल अंश के समानुपाती होता है। तो या तो यहाँ से लैंग्वेज बना सकते हो या यहाँ से बना सकते हो।
क्या बोलेंगे अपने कि किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके, ये क्या था PA क्या था, विलायक का शुद्ध अवस्था में, या विलायक नहीं बोलोगे तो अपने क्या बोलेंगे, दोबारा से बोलते हैं इसको, देखो किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी राउल्ट के नियम की दूसरी लैंग्वेज है। तो देखो या तो यहाँ से राउल्ट का नियम बता सकते हो आप, क्या कि किसी अवयव A का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, या तो ये बात बोलो। अगर ये बात नहीं बोलो तो यहाँ से बोलो ये क्या चीज़ है, PA, किसी अवयव A का आंशिक वाष्प दाब उसी अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसकी मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। ये राउल्ट के नियम की दो अपने जो कंडीशंस हैं या इसकी दो टाइप की लैंग्वेज है, ये देख ली। अब देखो, अब मैं एक बार इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखते हैं अपने इसका गणितीय रूप कि राउल्ट का जो नियम है उसका गणितीय रूप क्या कहलाता है, कैसे होगा। देखो आपने डाल्टन का नियम पढ़ा था। डाल्टन के नियम में अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई कुल वाष्प दाब कितना होगा, गणितीय रूप देखते हैं इसका, क्या देखते हैं, गणितीय रूप। तो देखो डाल्टन के नियम में ये पढ़ा था आपने कि कुल वाष्प दाब जो है ना वो आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। अब ये कैसे, अब देखो यहाँ पर ये जो दाब लग रहा है ये किस का, ये दाब कौन सा है, PA और PB। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस सतह पर चाहे इसमें C D E F कितने अवयव मिला दिए जाएं तो कुल वाष्प दाब किसके बराबर होगा, यहाँ पर लगने वाली सभी गैसों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर। दोबारा से बोल रहा हूँ, कुल वाष्प दाब कितना होगा कि उस विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये क्या चीज़ है, ये तो है कुल, मतलब ये सॉल्यूशन का, किसका, विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव A और अवयव B के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अब आपको यहाँ से PA का फॉर्मूला ये रहा, PB का फॉर्मूला ये रहा, ये यहाँ पे पुट कर दो। क्या लिखेंगे अपने, P नोट A XA और प्लस में P नोट B XB, ये लिख लिया अपनों ने। अब देखो आपको ये पता है, आपने जब मोल भिन्न पढ़ी थी तब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या, XA प्लस में XB इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो मोल भिन्न, मोलरता और मोललता वाला जो टॉपिक है वो आपके अपने जो विलयन वाला चैप्टर है उसमें आगे बहुत बार काम में आएगा। ये आ गया। अगर मैं यहाँ से XA की वैल्यू निकालूँ, किसकी वैल्यू निकालूं, XA की, तो वो क्या हो जाएगी 1 माइनस XB। तो ये जो XA की वैल्यू है ये अपने यहाँ रख सकते हैं, XA की वैल्यू यहाँ रख दो। ये टोटल कुल वाष्प दाब P नोट A 1 माइनस XB प्लस P नोट B XB, ये यहाँ तक आ गया। अब देखो आगे बात करते हैं अपने, इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा सा फिजिक्स के न्यूमेरिकल की तरह, फिजिक्स के टॉपिक की तरह चल रहा है, आपको पता है अभी इसमें क्या करेंगे। इसको अंदर अगर अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, P नोट A माइनस P नोट A XB। P नोट A को A से 1 से किया, P नोट A आ गया। P नोट A को इससे किया तो P नोट A XB आ गया। इसको ऐसे कैसा रख लें, P नोट B XB। अब देखो अपने को इसको आगे ले जाने के लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ कि प्लस माइनस की जो भी वैल्यू होती है उसको आगे पीछे रखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, P नोट A प्लस P नोट B XB माइनस P नोट A XB। अब देखो इसको छोड़ दो एक बार, यहाँ से ये देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है XB। वो उधर वाली बातें जो है उसको मैं रफ कर रहा हूँ। सिंपल सा डेरिवेशन है, छोटा सा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ या थोड़ी सी अगर टफ चीज़ पड़ेगी तो वो इसका थोड़ी देर बाद अपने इसका ग्राफ बनाएंगे, वो देखेंगे। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
पी नोट ए, ये लिखा हुआ है पहले से, और अपने क्या ले लें, एक्स बी कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स बी यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो इसके अंदर क्या बचेगा, पी नोट बी माइनस पी नोट ए, पी नोट बी माइनस पी नोट ए बच गया। ठीक है, P इज इक्वल टू पी नोट ए, यहाँ से एक्स बी कॉमन आ गया, क्या बचेगा, पी नोट बी इधर बच गया, पी नोट ए यहाँ बच गया। ये अपने पास एक समीकरण आ गई। अब ये जो समीकरण है, ये देखो, इसके लिए अपने एक ग्राफ बनाएंगे, और वो ग्राफ क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अब आपने ध्यान रखना है। ये बस इतना ही है डेरिवेशन, यहीं पे आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अब पी नोट ए और पी नोट बी क्या चीज़ है, डेल्टा पी मान सकते हैं इसको, क्या मान सकते हैं, डेल्टा पी। अगर डेल्टा पी मानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं है। आपने ग्राफ बनाने के लिए एक समीकरण पढ़ी होगी, y बराबर सी प्लस एम एक्स या y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये जो है ना p, इसका कंपैरिजन करेंगे y के साथ। ये एक कांस्टेंट है, नियतांक है। पी नोट ए क्या था, पी नोट ए था शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। पी नोट ए क्या था, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। तो देखो ये लिख लिया आप लोगों ने, ये क्या है C, और ये क्या है M, और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, X की। अब ये जो समीकरण आपने लिखे y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये ग्राफ बनाएं तो एक सरल रेखा का समीकरण आता है। किसका समीकरण है ये, एक सरल रेखा का। तो देखो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, और वो कैसे होगा वो देखते हैं अपने अभी। तो ये जो ग्राफ अपने बनाएंगे वो कैसे बनेगा उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस टॉपिक के बाद में दो टॉपिक आएंगे, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो उन दोनों के अंदर अपने ये ग्राफ 3 बार बनाएंगे। कितनी बार बनाएंगे, 3 बार। 3 बार वहाँ पे बनाएंगे, 1 बार यहाँ पर बनाएंगे, टोटल कितनी बार हो जाएंगे, 4 बार। तो इसको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना ये ग्राफ क्यों और कैसे बना हुआ है। देखो ध्यान देना, ये ग्राफ अपने बनाएंगे ऐसे, थोड़ा अलग तरीके का बनेगा। आपने आज तक ऐसा ग्राफ शायद नहीं बनाया होगा। देखो यहाँ पर मान लेते हैं अपने एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, एक्स ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है। इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। जब एक्स ए 1 होता है, देखो अपने समीकरण लिखी थी एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो जब एक्स ए की वैल्यू 1 होती है तो एक्स बी कितना लिख सकते हैं अपने, 0। मतलब यहाँ पे एक्स बी क्या आ जाएगा, 0। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट की, इस पॉइंट की। इस पॉइंट पे क्या मान लिया, एक्स ए क्या 1। तो जब एक्स ए 1 मान लिया मतलब इसकी वैल्यू सीधी डायरेक्ट ये आ रही है, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ इसकी वैल्यू 0 होगी। अब एक्स ए या पी ए, अब देखो शुद्ध हो गया, ये सिर्फ एक्स ए हो गया, तो अपने इसको क्या लिखेंगे, पी नोट ए किसके समानुपाती लिख सकते हैं अपने, एक्स ए के। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी विलय जो मिला हुआ नहीं है, विलय इस टाइम नहीं मिला हुआ, मतलब एक्स बी यहाँ पर क्या है, 0। मतलब दूसरा अवयव है ही नहीं, तो उसका जो वाष्प दाब होता है, आपने ये नियम पढ़ा है, किसका, राउल्ट का, ये नियम पढ़ा है। तो अब इस नियम को अपने मैं यहाँ पर नोट लगा देता हूँ। नोट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, विलयन नहीं बना हुआ, सिर्फ किसकी बात चल रही है, किसी भी एक कंपोनेंट की। अब ए को विलय मान लो, विलायक मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसका वाष्प दाब ये होता है पी नोट ए। अब देखो जैसे 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 इधर जाएंगे तो एक्स ए की वैल्यू तो क्या हो रही है, घट रही है, और एक्स बी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये इधर गए तो एक्स ए तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, और एक्स ए घट के कितना हो गया, 0। तो जैसे जैसे एक्स ए घट रहा है और यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, एक्स बी बढ़ रहा है। एक्स बी यहाँ पे कितना था, 0, और एक्स बी यहाँ पर कितना हो गया, 1। तो एक्स बी के लिए
अगर अपने वाष्प दाब की बात करें तो ये लिखते हैं क्या अपने PB समानुपाती XB। अब ये यहाँ पर XA तो क्या हो गया 0 हो गया, तो ये जो XB है वो शुद्ध अवस्था में है, और शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है उसको P नोट B से डिनोट करते हैं। तो इसको लिखना है आपने थोड़ा सा ऊपर, क्या थोड़ा सा ऊपर क्या लिखेंगे P नोट B। अब देखो मैंने आपको ये कहा कि XA 1 से लेके इधर जाएंगे 0 हो रहा है, मतलब XA घट रहा है, XA इधर जा रहे हैं तो घट रहा है, तो जैसे जैसे XA घटेगा तो PA भी क्या हो जाएगा घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ आएगा ऐसे, समझ में आ गई बात। P नोट A और XA ये ग्राफ सिर्फ अभी तक आपको जो ये इतना ऐसे जो ग्राफ दिख रहा है ये किसका है, ये इसका है, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं अपने इसकी। अब जैसे जैसे अपने इधर से इधर जाते हैं XB बढ़ रहा है, XB बढ़ रहा है तो PB भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और यहाँ पे इसका ग्राफ आएगा ऐसे, ये समझ में आ गई बात। ये ग्राफ किसका है, ये है P नोट A बराबर, अगर अपनी बात करें P नोट A का ग्राफ है, और ये कैसे बना है PA बराबर PA बराबर समीकरण क्या थी P नोट A XA, और ये जो है इसकी समीकरण क्या थी PB बराबर P नोट B XB। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। अब देखो P इज इक्वल टू क्या लिखा था अपनों ने, P इज इक्वल टू PA प्लस PB, तो जो कुल वाष्प दाब होगा ना उसका ग्राफ आएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये किसका ग्राफ है P इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये एक ग्राफ आपने ध्यान रखना है, और इस ग्राफ में बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अब आपने एक जो भी एक अवयव है उसको थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, दूसरे को थोड़ा सा क्या बनाएंगे ऊपर बनाएंगे, क्योंकि उसमें चाहे A किसी को मान लो B किसी को मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो ऊपर बनाया है इसका रीजन बताता हूँ। इसका रीजन ये होता है कि जो एक अवयव होता है उसकी वाष्पशील प्रकृति यहाँ पर क्या है ज़्यादा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि X जो B ये जो है ना अवयव B, अवयव क्या है B, उसकी वाष्पशील प्रवृत्ति क्या है, वाष्पशील प्रवृत्ति क्या होती है, अगर मानना ज़्यादा हो, मानी हुई बात है, ये क्या है मानी हुई बात है कि अवयव जो B है उसकी वाष्पशील प्रवृत्ति क्या है ज़्यादा, तो इसको एक को क्या बनाएंगे अपने ऊपर बनाएंगे और दूसरे को क्या बनाएंगे थोड़ा सा नीचे बनाएंगे। ये तो बात हुई यहाँ पर। अब देखो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन चल रहा होगा, उस कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ मैं, और ये अपनों ने जो टॉपिक पढ़ा है ये है राउल्ट का नियम और वाष्पशील विलय के लिए। कौन से विलय के लिए, वाष्पशील विलय के लिए। अब अपने पढ़ते हैं कि राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलय के लिए कैसा होता है, और ग्राफ तो ये है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना आप। ये ग्राफ अपने अभी नेक्स्ट के जो 2-3 टॉपिक होंगे उसमें 2-3 बार बनाएंगे। तो देखो राउल्ट का नियम, और दूसरी कंडीशन क्रिएट करते हैं अपने किसके लिए, अवाष्पशील, किसके लिए, अवाष्पशील विलय के लिए। देखो अवाष्पशील विलय को अपने जल्दी से बनाते हैं। पहले देखो ये है विलायक, ये क्या है विलायक, और इसका जो वाष्प दाब होगा, वाष्प जो दाब लगाएगा शुद्ध अवस्था में P नोट A, शुद्ध अवस्था में क्या है P नोट A, और विलायक जो है उसकी प्रवृत्ति कौन सी है, वाष्पशील। कौन सी प्रवृत्ति है, वाष्पशील, प्लस ये अपने लिया विलेय, क्या लिया विलेय, और ये जो विलेय है इसकी खास बात ये है भाई कि ये अवाष्पशील है। क्या है ये, अवाष्पशील। तो जब अवाष्पशील है, ऐसा कोई द्रव है जिसकी वाष्प नहीं बनती, ऐसा कोई द्रव है जिसके वाष्प नहीं बनते, और इससे अपने बना लिया एक विलयन, इससे अपने क्या बना लिया, विलयन बना लिया। अब विलयन का यहाँ पर अपने पढ़ा था
कि यहाँ पर जो वाष्प बनेगी तो आंशिक वाष्प दाब PA होगा। आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, आपने बोलेंगे उसको आंशिक वाष्प दाब ही, परंतु एक चीज़ सोचो, ये जो विलय इसके अंदर मिला, ठीक है, एक चीज़ देखो, यहाँ पर मान लेते हैं कि अच्छा, जो वाष्प कौन सी सतह से बनती है, सबसे द्रव की सबसे ऊपर वाली सतह होती है ना, ये कोई भी द्रव है, इसकी सबसे ऊपर वाली सतह ही किस में परिवर्तित होती है, वाष्प में। किस में परिवर्तित होती है, वाष्प में। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये जो है ना वो ऊपर वाली सतह पे 10 कण हैं। किसके 10 कण हैं, विलायक के, और सारे के सारे किस में चेंज हो रहे हैं, वाष्प में। सब के सब किस में चेंज हो रहे हैं, वाष्प में। तो 10 कणों के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, वो वाष्प में बदले और वो वापस इसके ऊपर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। वापस क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो, इसकी सतह पे भी मान लिया कितने कण हैं, सतह के कण माना, सतह के कण कितने हैं, टोटल कितने हैं, 10। टोटल कण कितने हैं, 10। परंतु एक चीज़ सोचो, उसके अंदर कुछ विलय भी है, मतलब यहाँ पर इन 10 कणों में कुछ कण किसके हैं, विलय के। कितने मान लेते हैं, मान लेते हैं विलय के कण 3। विलय के कण कितने हैं, 3। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो टोटल कण थे 10, विलय के कण हैं 3, तो यहाँ पर वाष्प दाब कितने कणों के कारण लगेगा, सोचो कितने कणों के कारण लगेगा, वाष्प दाब लगाने वाले कण, वाष्प दाब लगाने वाले कण कितने होंगे, 7। क्यों, क्योंकि ये जो 3 कण हैं इसकी तो वाष्प बनती नहीं, परंतु सतह पे तो मिलेंगे ना अपने को, क्योंकि विलय उसके अंदर अच्छे से घुला हुआ है, तो विलय के कण सभी जगह क्या है, मौजूद। तो अब आप मुझे ये बता दो कि ये जो वाष्प दाब लग रहा है और यहाँ पर जो वाष्प दाब लग रहा है उसमें से ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा तो यही होगा ना, क्योंकि इसमें टोटल कण थे माने 10। 10 किस में परिवर्तित हो गए, वाष्प में, और वो वाष्प क्या लगा रही है, दाब लगा रही है। और यहाँ पे कितने कण थे, 10, और इसमें से कितने दाब लगा रहे हैं, सिर्फ 7। तो ये वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी। वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी। तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा P, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी डेल्टा P, और वो कितनी आएगी, P0A माइनस PA। P0A क्या चीज़ है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और यहाँ पर क्या है कि ये क्या है, विलयन बना लिया, विलयन बना लिया तो आंशिक वाष्प दाब बोलते हैं, आंशिक वाष्प दाब इतना है और ये थोड़ा सा क्या है, कम, तो इसे बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, वाष्प दाब अवनमन। आपको अगर ध्यान है तो मैंने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था, इसके अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे अपने 4 पॉइंट के, उसमें एक यही है, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और परासरण दाब। ये जो अवनमन होता है इसका मतलब है कमी। कब आई कमी, जब विलयन बना तो वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी आ गई, इसे वाष्प दाब अवनमन बोलते हैं। अब देखते हैं अपने कि ये जो सेकंड पॉइंट था, राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलय के लिए, इसका गणितीय रूप, कि इसको गणितीय रूप में अपने कैसे दर्शा सकते हैं। चेक करो, इसका गणितीय रूप देखते हैं अपने क्या है। तो इसके गणितीय रूप में जो कुल वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर होगा, PA के, क्योंकि PB जो है उसका तो वाष्प दाब है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि विलय है, ये क्या है, विलय, और इसकी वाष्प नहीं बनती, मतलब ये अवाष्पशील होता है। समझ में आ गई बात। देखो P = PA, सिर्फ इतना ही होगा, और PA का फॉर्मूला P0A XA, और XA की वैल्यू क्या होती है, 1 - XB, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, P0A और 1 - XB क्या हो जाएगा, P0A
पी नोट ए एक्स बी, और ये क्या है P। कुल वाष्प दाब इतना होगा अपने पास, कितना होगा P इज इक्वल टू पी नोट ए और माइनस पी नोट ए एक्स बी। तो यहाँ पर भी अपनों ने क्या एक्स बी दूसरा अवयव जो कि अवाष्पशील विलेय है उसको यहाँ पे अपनों ने क्या कर दिया, जो मेन फॉर्मूला है उसके अंदर फिट कर दिया। अब देखो इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको माइनस से गुणा कर दें, माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको अकेला करें, इसको अकेला करें तो यही आएगा क्या P नोट A माइनस P इज इक्वल टू P नोट A एक्स B। ये जो है P नोट A माइनस P या PA ये क्या है डेल्टा P, और इसे क्या बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। तो इसकी जगह अपने डेल्टा P भी लिख सकते हैं, लिखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इस समीकरण से एक्स बी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स बी की वैल्यू आएगी P नोट A माइनस P, या PA लिख लो या P लिख लो, अपॉन में P नोट A। ये जो वैल्यू है ना इसे बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। किसको बोला P नोट A माइनस PA को, PA बोल लो और सीधा P लिख लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो दाब लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है P के कारण ही, या जो A अवयव के कारण लग रहा है, B तो है ही नहीं। अगर एक ही अवयव है उसको दर्शाएं या ना दर्शाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो P नोट A माइनस P अपॉन में P नोट A ये क्या कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब देखो इसमें एक छोटी सी एक बात बताता हूँ मैं आपको। लास्ट के 2-3 टॉपिक अपने जितने भी पढ़े हैं, अपने अभी तक 3 रूल पढ़ लिए। कौन कौन से रूल पढ़ लिए वो देखो। वो रूल ये पढ़े हैं अपने कि एक पढ़ा पहले अपनों ने हेनरी का नियम, फिर पढ़ा अपने डाल्टन का नियम, और फिर पढ़ा अपने जैसे अपने 3 रूल की बात करते हैं हेनरी, डाल्टन और राउल्ट। हेनरी का नियम क्या था वो देखते हैं। अपने हेनरी का नियम था PA समानुपाती XA। डाल्टन का भी क्या था PA समानुपाती XA, और राउल्ट का नियम भी क्या है PA समानुपाती XA। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको ये लग रहा है कभी ये भी हेनरी में भी ये, या डाल्टन में भी ये, राउल्ट में भी ये, तो इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है। तो इसका डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको, फ़र्क ध्यान रखना है थोड़ा सा, और वो ये है कि ये जो है ना वो है हेनरी का नियम गैस और द्रव विलयन पर लगता है। कौन से विलयन पर कि गैस को द्रव के अंदर घोला विलेयता जब बनाई थी उस विलयन के लिए कौन सा नियम यूज करेंगे अपने हेनरी का नियम। और ये किसके लिए था, ये था गैसों के मिश्रण के लिए। किसके लिए था गैसों के मिश्रण के लिए। और अगर अपने राउल्ट के नियम की बात करें तो ये जो नियम है ये किसके लिए है द्रव विलयन के लिए। किसके लिए है द्रव विलयन के लिए। अब देखो यहाँ पर आपने PA इज इक्वल टू KHXA लिखा था, क्या लिखा था। यहाँ पे आपने क्या लिखा PA इज इक्वल टू P नोट A XA ये लिखा ना। तो अगर अपने किसी भी कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि KH की वैल्यू अगर P नोट A के क्या करते हैं बराबर कर देते हैं तो PA बराबर क्या आ जाएगा XA। और यहाँ से भी PA बराबर क्या लिख सकते हैं अपने PA जो है वो क्या है, सॉरी रुको 1 मिनट। क्या है कि अगर अपने किसी कंडीशन में KH और क्या करें इज इक्वल टू P नोट A कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा
यहाँ पे अपने क्या लिख सकते हैं, के एच लिखो चाहे पी नोट ए लिखो, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बराबर। यहाँ पे भी के एच लिख सकते हैं, पी नोट ए लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में राउल्ट व हेनरी का जो दोनों को जो नियम लग रहे हैं वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाते हैं। क्या, राउल्ट व हेनरी के नियम क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपने। के एच की वैल्यू और पी नोट ए की वैल्यू अगर अपने आपस में क्या कर लें, बराबर कर लें, तो हेनरी व राउल्ट के नियम भी क्या हो जाएंगे, बराबर। पर आपने ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि सभी जगह अपने यही पढ़ते हैं कि गैस द्रव सभी जगह पी ए समानुपाती एक्स ए, पी ए समानुपाती एक्स ए, पी ए समानुपाती एक्स ए। तो ये क्यों होता है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों ने। और इसके लिए अपने हेनरी, डाल्टन और राउल्ट 3 नियम थे। ये टॉपिक अपने यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने बात करेंगे आदर्श व अनादर्श विलयन की। थैंक यू।